करूं? मुझे सभी स्कूल डिस्प्ले गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कॉमर्स में 12th में अकाउंटेंसी में कंपनी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी का यदि हम हिंदी शाब्दिक अर्थ लें तो इसे हम प्रमंडल के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में यदि इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसका डेरिवेशन कम प्लस पैनी से बनता है। शाब्दिक अर्थ यदि लें तो साथ साथ, और पैनी का मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में रोटी कमाना, यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो कि साथ में बैठकर एक संगठित रूप में रोटी कमाने के उद्देश्य से कार्य को करता है। ये हमारे एक शाब्दिक अर्थ होता है। और यदि हम इसे कॉमर्शियल लैंग्वेज में उपयोग करना चाहें, वाणिज्यिक भाषा में, तो इसका पूरा अर्थ हो जाता है कंपनी। आपने पहले भी कॉमर्स में छोटे छोटे वर्ड्स पढ़े हैं कि एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, लेकिन ये बहुत सीमित उसमें पाया जाता है। एकाकी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, एक अकेला व्यक्ति। एक अकेला व्यक्ति स्वयं जोखिम को उठाता है और वही अपनी पूंजी को विनियोजित करता है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति हर चीज में संभव तक काम नहीं कर पाता है, और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वो हानि वहन करने लगता है। इसका आशय है कि एकाकी व्यापार से दोष पाए जाते हैं। एकाकी व्यापार का अगला चरण जो होता है वो होता है साझेदारी। व्यक्ति जब लाभ कमाने का उद्देश्य रखता है तो वो ये सोचता है क्यों ना क्यों हम दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय की शुरुआत करें, और ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई एक व्यक्ति पूंजी लगा रहा है, एक व्यक्ति रिस्क उठा रहा है, एक व्यक्ति कार्य क्षमता पर ध्यान दे रहा है। इस तरह के व्यवसाय को अपन साझेदारी के नाम से सामान्य रूप से जानते हैं। इसी का अगला चरण हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपनी। कंपनी और बड़ी मात्रा में पाया जाता है, मतलब लार्ज स्केल, यानी इसको अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस पूंजी की आवश्यकता वो कैसे पूरा करे? इस पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसको जनता से अपना कैश इकट्ठा करना होता है। कैश जिसे अपन रोकड़ बोलते हैं। अब ये रोकड़ कैसे इकट्ठा किया जाए? आप सब जानते हैं शेयर। शेयर एक ऐसा शब्द है जो हम अपनी आम भाषा में उपयोग में लाते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है अंश या हिस्सा। हम बात करें किसी भी एक चीज को बांटने की कि दो लोगों में बांट लो, एक रोटी है वो आधा आधा आपने बांट लिया, इट मीन्स शेयरिंग। ये ए का शेयर, ये बी का शेयर। अब ये शेयर इसी तरह से कंपनी अपनी जनता से मांगती है कि क्यों ना हम अपनी पूंजी की पूर्ति जो कैश के रूप में है, कैश सभी समझते हैं, आप 11th में पहले पढ़ चुके हैं, कैश यानी रोकड़। जो अत्यधिक मात्रा में रोकड़ की आवश्यकता है हमारे व्यवसाय को चलाने के लिए, उस पूंजी में परिवर्तन हेतु वो जनता से अपनी मांग करती है। और ये मांग किस रूप में है? उसकी शेयर के रूप में। शेयर का मतलब आपने अभी समझा है, अंश या हिस्सा। इस शेयर को यदि हम पार्ट बना दें, एक पार्ट और ये सेकेंड, पार्ट 1 कहलाता है इक्विटी। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि अंश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 12th एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर।
इक्विटी शेयर यानी समतांश, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। नाम से क्लियर हो रहा है सब? समता जिन्हें अपन साधारण अंश के नाम से भी सामान्य रूप से जानते हैं। पूर्वाधिकार जिनको हर तरह से पहले अधिकार प्राप्त होता है, पूर्वाधिकार कहलाता है। जनता जब अंशों को जारी करती है, कंपनी जब जारी करती है हमारे जनता के बीच में अंशों को, तो दो प्रकार के अंश होते हैं, साधारण और पूर्वाधिकार। इनको हम पूंजी के द्वारा अंशों में विभक्त करते हैं। अंश, पूंजी और दर, ये तीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जब कोई भी कंपनी अंश पूंजी में पूंजी का बंटवारा करती है तो मुख्यतः ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये इंग्लिश शब्द है ऑथोराइज्ड, यदि हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसे हम अधिकृत बोलते हैं या फिर पंजीकृत पूंजी के नाम से जानते हैं। ये वो है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और धारा जो होता है अंडर सेक्शन 311 के अनुसार इसमें बताया गया है कि कंपनी जब कभी अपना पंजीकरण कराती है तो उसके लिए एक अधिकृत अमाउंट होता है, यानी राशि, जिसके आधार पर वो अपना पंजीकरण कराती है। अब ये जरूरी नहीं है कि अधिकृत जितनी पूंजी है वो पूरी की पूरी हम जनता में जारी कर दें, इसमें से कुछ हिस्सा जारी किया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि शेयर पूंजी के प्रकार क्या है। ये आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी के प्रकार। इस पूंजी का जो बंटवारा है या जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अंश पूंजी के प्रकार में हम सबसे पहले अधिकृत पूंजी लेते हैं, यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। यह वह पूंजी का हिस्सा है जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अन्य सीमित कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जाता है। अब कंपनी इसको दो भागों में बांटती है। अभी आपने सुना कि जैसे कोई जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कैपिटल जो है वो इशूड में कन्वर्ट हो जाए। कुछ हिस्सा जो कन्वर्ट नहीं होता है उसे अपन अनइशूड के नाम से जानते हैं। इशूड यानी निर्गमित और अनइशूड यानी अनिर्गमित। ये वो हिस्सा है अधिकृत पूंजी का। अब इसकी परिभाषा क्या बन रही है? अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा निर्गमित पूंजी कहलाती है जो कंपनी जनता के मध्य अंशों को जारी करके एकत्रित करना चाहती है, वो निर्गमित है। इसका ठीक विरोध क्या है, अपोजिट या अगेंस्ट में हम बात करें, ऐसा हिस्सा निर्गमित पूंजी किसका हिस्सा है? अधिकृत पूंजी का, कि जो हम जनता के मध्य अभी जारी नहीं कर रहे। अब हम इसे उदाहरण द्वारा बता सकते हैं। मान लीजिए कोई ए कंपनी है, इस ए कंपनी के पास अधिकृत पूंजी कितने अंशों में विभक्त है? 10,000, और उस एक अंश का उन्होंने जो दर रखी हुई है वो 10। ये सामान्य एक अंकित मूल्य होता है जिसे हम फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये भी कंपनी में पहले से ऑथराइज्ड होता है कि एक शेयर की दर कितनी निश्चित की जाएगी। यदि 10,000 अंश है, 10 रुपए है, उसमें से उन्होंने
मान लेते हैं हम 8000 अंशों का निर्गमन जनता में किया। दर कितनी रखी है आपने? 10। इसका मतलब है जब 10 में से 8 इशू हुआ है तो कितना अनइशूड है? 2000, यानी 2000 अंश। दर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये 8000 अंश हमने निर्गमित तो कर दिए। निर्गमित करने का मतलब है जनता के बीच एक तरह से प्रेस नोट देना या अपना प्रपत्र जारी करना, जो कि हमारी कंपनी में अंश पूंजी को एकत्रित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस 8000 में से मान लीजिए हमने कुछ ही सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब अभी हम आपको बताते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। और दूसरा हिस्सा जो होता है अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब को हम प्रार्थित बोलते हैं। इसका मतलब है दूसरा हिस्सा क्या बन गया इसका? अप्रार्थित। प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा है जिसे हमने जनता से स्वीकृत या स्वीकार कर लिया है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं। प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा है जिसे जनता द्वारा अप्लाई किया गया, मतलब आवेदन किया गया और उसको हमने प्रार्थित कर लिया। हम अपनी भाषा में इसको अलॉट भी बोल सकते हैं। अलॉट मतलब आवंटन करना। जब किसी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे शेयर है तो शेयर के लिए हमने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, वो आवंटन कहलाता है। जो नहीं किया वो अनसब्सक्राइब्ड है। 8000 में से यदि हमने 6000 सब्सक्राइब किए, इसका मतलब कितना अनसब्सक्राइब्ड है? 2000। ये 2000 हमारा अनसब्सक्राइब, जिनसे अभी हमें कोई चीज की मांग रखनी नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनसे हमने मांग नहीं रखी है। अब हम सब्सक्राइब को आगे ले जाते हैं। इसके फिर से दो पार्ट होंगे, एक कॉल्ड और दूसरा होगा अनकॉल्ड। अनकॉल्ड मतलब होता है ना मांगी गई। एक शब्द से और जाना जाता है इसे, अयाचित। और पहला हिस्सा क्या हो गया? याचित, या फिर हम इसको मांगी गई पूंजी के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये मांगी गई पूंजी है, हमने अलॉट तो 6000 कर दिया है। अभी हमें पूरा रुपए नहीं मांगना है। एक शेयर की कॉस्ट कितनी चल रही है? 10 रुपए। कितना अमाउंट है एक शेयर का? 10 रुपए। और हमारे शेयर्स है 6000। यदि मान लीजिए हम इन 6000 पर अभी केवल कंपनी जनता से 6 रुपए की मांग कर रही है, इसका मतलब है जो दूसरा हिस्सा है वो कितने रुपए का बच रहा है? 4 रुपए का। इस परिभाषा को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनता है। आपसे पूछा जाता है कि ना मांगी गई पूंजी का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी अंशधारी से ना मांगा हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिजर्व कैपिटल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, ये हम आगे आपको बताएंगे कि रिजर्व कैपिटल होता क्या है। संचित पूंजी। संचित पूंजी वह हिस्सा है जो हमारी कंपनी द्वारा अनकॉल्ड कैपिटल में से निकाला गया है। एक बार इसकी फिर परिभाषा सुने कि रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड का वह हिस्सा है जो कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी शेयर होल्डर से मांग नहीं रखती है और ये आश्वासन देती है कि अंतिम समय में हम कभी भी आवश्यकता पड़ने पर मांग सकते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा हम देखते हैं, कॉल्ड अप। ये प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल का वह हिस्सा है जो किसी भी कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से मांगा जाए। अब इसी चार्ट को हम क्लासिफिकेशन चार्ट को थोड़ा आगे और करते हैं कि कॉल्ड अप में
ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमें मिल रहा है। हम इसी चार्ट को आगे बता रहे हैं आपको। कॉल्ड अप के फिर दो भाग हो गए हैं, एक हो गया आपका पेड अप और एक हुआ है अनपेड। अनपेड जिसे हिंदी में कहेंगे हम अदत्त पूंजी, और पेड अप मतलब दत्त पूंजी जो ऑलरेडी दी जा चुकी है। अभी हमने कॉल्ड अप कैपिटल कितनी मानी है? 6000। 6000 में से हम मानते हैं कि हमें 5000 पर राशि प्राप्त हो गई, जो कि हम कितना मांग रहे थे? 6 रुपए। इसका मतलब है अनपेड कितना हुआ है हमारा? 6 में से जब 5 की राशि मिल गई है तो जो नहीं मिली है वो कितने शेयर्स हैं? 1000। और आपकी रेट किसी भी तरह से कोई परिवर्तित नहीं होगी। वही 6 रुपए हमें 5000 पर मिल रहा है जिसको हम पेड अप कैपिटल कह रहे हैं, और 1000 पर नहीं मिल रहा है उसे हम अनपेड कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया। इसका नॉलेज हर एक बच्चे को इसलिए होना चाहिए क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आप जब न्यूमेरिकल में या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे तब इस बैलेंस शीट में आप पूंजी का बंटवारा कैसे किया जाता है वो बता सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकेंड हमने देखा है इशूड कैपिटल। इसके दो पार्ट हो गए थे, इशूड और अनइशूड, निर्गमित एवं अनिर्गमित। नेक्स्ट हुआ था हमारा कॉल्ड अप, मांगी गई और ना मांगी गई। फोर्थ हुआ था हमारा पेड अप, दत्त पूंजी और अदत्त पूंजी। ये हमारी पूंजी का बंटवारा हुआ है जिसे आप कंपनी की बैलेंस शीट में तरलता क्रम के अनुसार या स्थायित्वता क्रम के अनुसार प्रदर्शित करेंगे। तरलता स्थायित्वता ये दोनों क्रम आप 11th अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। कंटिन्यू हो रहा है, डिस्कंटिन्यू। अब हम आगे आते हैं कंपनी में अंशों के प्रकार। यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं, इसलिए इन थ्योरी को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना समझना है। अंशों को हम अध्ययन की दृष्टि से यदि बांटें तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है समतांश। अभी हमने इसके बारे में थोड़ा बताया था, अब अपन डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इनसे संबंधित आप लोगों से पूछे जाएंगे। इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। इनका नाम से डेफिनेशन बनती है साधारण, यानी इनको जो लाभांश मिलेगा वो बहुत साधारण, इसमें कोई घट बढ़ नहीं होती, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है दर में। जो लाभांश मतलब लाभ का हिस्सा, लाभांश यानी लाभ का हिस्सा किसको दिया जा रहा है? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समता अंश को धारित किया है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं शेयर होल्डर। मैं बार बार इंग्लिश के शब्द इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जब जर्नल करेंगे तब आपको सामान्य रूप से जर्नल इंग्लिश में ही करने होते हैं, इसलिए हर बच्चे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि समतांश यानी समतांश को लेने वाले व्यक्ति कौन होंगे? समता अंशधारी। पूर्वाधिकार अंश को जो लेंगे वो व्यक्ति क्या होंगे? पूर्वाधिकार अंशधारी यानी शेयर होल्डर। इनमें आपको सामान्यतः आशय,
अंतर और विशेषताओं को पढ़ना जरूरी है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से इसको समझिए कि साधारण या समता अंश कंपनी में जारी किए गए ऐसे अंश होते हैं जो सामान्य रूप से स्थायी माने जाते हैं। इन समता अंशों को धारण करने वाले व्यक्तियों को कंपनी में प्रत्येक प्रकार से, चाहे वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाना जिसे अपन संचालक मंडल की सभा कहते हैं, उसमें मत देने का अधिकार होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी कंपनी लाभांश कमाती है, लाभ कमाएगी, उसमें से अंश देगी यानी हिस्सा, तो सबसे पहले अधिकार कौन रखेगा? पूर्वाधिकार अंश। जब इनको इनका अधिकार पूरा मिलता है, उसके बाद हमें किस पर अधिकार दिखाना चाहिए? समता अंशधारियों पर। विशेषताएं हैं, समता अंशधारी बहुत सामान्य होते हैं, इनकी दर घटती बढ़ती रहती है, निश्चितता नहीं होती है, मत देने का अधिकार होता है, इनको लाभांश में पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभ मिलने के पश्चात ही लाभ प्राप्त होता है। ये विशेषताएं। पूर्वाधिकार अंश की सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि इनको जब कभी लिखा जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को, हमेशा इसमें प्रतिशत के साथ एक दर लिखी हुई होती है। जैसे हम ये कहें कि हमारे नाम के आगे श्री कुमारी लिखा होता है, वैसे इनका श्री कुमारी क्या है? प्रतिशत। वो प्रतिशत मान लीजिए हमने कहा 5% है, 7% है, ये 5 और 7 उनके लाभांश की दर को प्रदर्शित करते हैं। इससे आशा है कि कंपनी जब कभी लाभ कमाएगी तो उसमें 5% किसका शेयर होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ये हमने अंशों के प्रकारों को अभी समझा। अब हम आगे देखते हैं, जब इनसे राशियों की मांग की जाती है, कौन सी राशि मांग रहे हैं? जो हमने अंशों को जनता के मध्य जारी किया है। इस बात को बच्चे ध्यान से समझेंगे। जनता के मध्य जारी करना, ये राशि को एकत्रित करने के लिए नियम। बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही गई है कि हम या तो एक मुश्त राशि मांगे, एक मुश्त का भी मीनिंग हम बताते हैं आपको, लम सम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लम सम। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात होती है किश्तों में भुगतान। ये नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, जब किसी व्यक्ति पर इकट्ठा भुगतान करने का भार आता है तो वो क्या चाहता है कि इसको हम किश्तों में दे दें, वो उसके लिए क्या होगा? सुविधाजनक होगा। वैसे ही कंपनी भी हमारे लिए सुविधाएं देती है कि क्यों ना जो हम एक अंश जारी कर रहे हैं उसकी दर मान लीजिए 10 रुपए है, 10 रुपए, ये 10 रुपए की दर को या तो हम अंशधारियों से एक साथ एक मुश्त में वसूल करें। एक मुश्त मतलब राशियों का विभाजन ना करते हुए इकट्ठा लेना, उसको हम कहते हैं एक मुश्त। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 अंश जारी किए और उन अंशों का नाम क्या है? इक्विटी शेयर। उस पर हमें कितने रुपए से मिलेगा अमाउंट? 10 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना इकट्ठा हो गया हमारे पास? 10,000। ये 10,000 क्या बन जाएगी उस कंपनी की? शेयर कैपिटल। उसे हम नाम देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसा जब शेयर का नाम आएगा उसको हम उसी से डिनोट करेंगे, यानी इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। अभी हमने बताया प्रेफरेंस के आगे परसेंट रेट आपको पहले से ही शामिल दी हुई रहती है। किश्तों में भुगतान समझने के लिए यहाँ ध्यान देंगे सभी। पहला है किश्त। आपने उदाहरण के तौर पर अपनी सामान्य सी प्रक्रिया में देखा होगा, जब हम किसी का एक साथ भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसको हम मंथली देते हैं कि आज अक्टूबर में दे दिया, नवंबर में दे दिया, फिर हम दिसंबर में देंगे। वैसे हमारी कंपनी
कुछ किश्तों में अपने अंशों की राशि का एकत्रीकरण करती है। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन। ये समझिए कि ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो इसके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल जब करेंगे, जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपको सहयोग देते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। कि एप्लीकेशन है क्या। अभी हमने आपको बताया था शीट में कि सबसे पहले हमने यहाँ से इशू की थी कैपिटल। इशू के बाद एक शब्द हमने समझाया था आपको, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के पहले ही हमारी कंपनी में जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन तो सब जानते ही हैं, आवेदन करना। यदि हम कंपनी की अंश पूंजी की प्रक्रिया को और आसानी से समझें तो समझ सकते हैं, आप सब बच्चे हैं, एक स्कूल में जब अपन एडमिशन लेते हैं या प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले सारे बच्चे क्या करते हैं, आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने का मतलब है कि आप वहां उस स्कूल में एडमिशन चाहते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता है कि आप सबने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और सबको मिल गया, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां हमारी सीमितताएं होती है, जिसको अपन लिमिटेशंस या लिमिटेड वर्ड के नाम से जानते हैं। कि यदि हमारे कॉमर्स में 50 बच्चों की सीट है तो हम 50 को ही प्रवेश देंगे। ठीक वैसे ही कंपनी करती है कि जब हमारे पास केवल 1000 शेयर हैं तो हम 1200 को एडमिशन नहीं दे सकते। ये बच्चे, सब बच्चे ध्यान से इन बातों को समझे, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल का एक हिस्सा चल रहा है। अभी हम आपको बताते हैं जब आवेदन से अधिक होता है तो कौन सी स्थिति कंपनी में उत्पन्न होती है, जब आवेदन से कम राशि प्राप्त होती है तो उस स्थिति को हम किस नाम से सामान्य रूप से जानेंगे। अभी हम बात कर रहे थे आवेदन पर। हमने पहली किश्त बांट ली है 10 रुपए का बंटवारा। ये बंटवारा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे अंशधारी, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उनके ऊपर एक साथ बर्डन ना पड़े। भार, उस भार का हमने बंटवारा कुछ किश्तों में कर दिया। इसमें सबसे पहली किश्त क्या दिख रही है आपको, एप्लीकेशन। हिंदी में हम उसे आवेदन या प्रार्थना पत्र भी बोलते हैं, आपको किताबों में मिलेगा प्रार्थना पत्र शब्द, एक ही बात होती है। दूसरी किश्त हमने बांट दी है अलॉटमेंट के नाम से, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आवंटन। यदि मान लीजिए हमारे पास 1000 अंश थे, 1000 के लिए हमने आवेदन पत्र प्राप्त किए और जितने हमारे पास आवेदन आए उन्हीं को हमने क्या कर दिए, अलॉट। अलॉट करने को यदि आप सामान्य रूप से समझें तो ये कह सकते हैं कि आवंटन आवेदन की अगली वह स्थिति होती है जिस पर कंपनी द्वारा अपनी मोहर लगा दी जाती है। मोहर सब जानते हैं, सील, कॉमन सील। एक कंपनी की हमेशा सार मुद्रा होती है जिसके आधार पर वो अपना काम करती है। क्यों, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। इसे आप समझ लें, कृत्रिम व्यक्ति आपने 11th में पढ़ा है, आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसा व्यक्ति जिसको हम और आपने मिलकर बनाया हो, लेकिन वो कार्य कैसे करता है, एक व्यक्ति के रूप में। हम यदि उदाहरण किसी रिलायंस कंपनी का ले लेते हैं तो ये रिलायंस कंपनी किसी एक व्यक्ति की तो है, पर उसके हर जगह उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। उसकी जगह हम किसका उपयोग करते हैं, सील का, और उसे ही हम नाम क्या देते हैं, कॉमन सील। ये आपको कंपनी की विशेषताओं में मिलेगा पॉइंट। सार मुद्रा, कृत्रिम व्यक्ति। थर्ड होता है कॉल्स। कॉल्स अभी आपने इस शीट में पढ़ा कि कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब मांगी गई। प्रार्थमिक पूंजी का वह हिस्सा है जो कंपनी द्वारा जनता से मांगा जा रहा है। यहाँ से अब हम कॉल की स्थिति को बांट देते हैं कि थर्ड
इंस्टॉलमेंट को यदि हमने फर्स्ट कॉल, जिसको हम बोलते हैं प्रथम मांग, या प्रथम याचना, इसी तरह से प्रथम के बाद है स्वाभाविक है द्वितीय कॉल आएगी यानी सेकेंड कॉल, और फिर हम फाइनल कर देते हैं। इसकी भी सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस, कि कंपनी अधिकतम 5-6 कॉल कर सकती है। 5 को हम प्राथमिकता देते हैं अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें हमारे अंशों की राशि का हम बंटवारा कर देते हैं। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि कंपनी 5 कॉल ही करे, हो सकता है कंपनी 2 कॉल मांगे, हो सकता है 3 मांगे। ये निर्भर करता है जारी किए गए अंशों पर राशि को प्राप्त करने की स्थिति। ये हमारी कुछ कॉल्स होती हैं। अब यदि हम इन कॉल को आगे लेते हैं, यदि हमने एप्लीकेशन को पढ़ा, एप्लीकेशन आवेदन, आप अभी पहले समझ चुके हैं कि कंपनी प्रमंडल का भाग होता है। कंपनी यानी इसका जो कार्य करने की कार्य क्षमता है वो बहुत बड़े स्केल पर होती है, लार्ज। और लार्ज होने से ये कैश में सौदे नहीं करती है, जिसको अपन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये सब बच्चे जानते होंगे। इन ट्रांजैक्शंस को हम जनरली किसमें उपयोग करते हैं? बैंक, क्योंकि कैश का सीधा संबंध किससे होता है? बैंक से होता है। और बैंक से संबंध होने के कारण जब कभी कंपनी अपने अकाउंट या जर्नल को बनाएगी तो हमेशा किससे सौदों को लिखेगी? बैंक से, यानी कैश का संबंध बैंक से। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है, पेयर होते हैं। पेयर मतलब जोड़ा। हर जर्नल का एक जोड़ा बनाया गया है, और ये आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा कि जब कभी हम आवेदन लेंगे, इसको स्वाभाविक रूप में सोचना है कि यदि हम जर्नल में इनकी एंट्रीज करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट सब बच्चे जानते होंगे। जर्नल एंट्रीज, आपको डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, डेबिट है, और ये क्रेडिट कॉलम। इसका मतलब है आपका जर्नल 5 खाने में बटा हुआ है। एक बार हम इनको समझ लेते हैं। डेट संबंधित तिथि को लिखा जाता है, पर्टिकुलर संबंधित सौदे की जानकारी होती है, वो डेबिट हो रहा है अथवा क्रेडिट, और डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा। अब हम यहाँ समझते हैं ये पेयर क्या होता है, जोड़ा। कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति ने यदि कंपनी में आवेदन किया, मान लीजिए 2015 जनवरी 1 को हमने आवेदन किया, ठीक है। डेट आपके क्वेश्चन में नहीं दी गई है, आप केवल कॉलम में 1 और 2 लिख सकते हैं, पर आपको लिखना जरूर है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आपने जर्नल एंट्रीज कितनी की हुई है। अभी हमने बताया कि ये सौदे किसमें करेंगे? बैंक में। यदि हमें पैसा मिल रहा है, जिसे हम कैश बोलते हैं, ये आपको 11th कॉमर्स में नियम पढ़े होंगे आपने और पढ़ाए होंगे। मैं फिर से नियम के साथ आपको बता देती हूँ कि हम बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। इन बातों का हर बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये मैंने सामान्य रूप से शेयर लिखा है। आपको यदि क्वेश्चन में इक्विटी आता है, आप इसके नाम के आगे इक्विटी वर्ड जोड़ देंगे। आपके क्वेश्चन में यदि प्रेफरेंस शब्द आता है तो आप प्रेफरेंस शब्द जोड़कर लिखिए।
इस तरह से आपका कंप्लीट जर्नल क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमारा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जो आता है उसको अपन डेबिट करते हैं। कैश हमारे पास आ रहा है, ये कंपनी की बुक में जर्नल बन रही है, हम यहाँ लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब यदि ए नाम है कंपनी का तो ए कंपनी लिमिटेड ये नाम दे दिया जाएगा। हमने एप्लीकेशन के यदि अमाउंट को रिसीव किया है तो हम नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन लिखने की आदत हर बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि बिना नरेशन के आपका कंप्लीट जर्नल नहीं माना जाता है। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हमने शॉर्ट में लिखा है एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, हिंदी में क्या मतलब हो रहा है इसका, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। कौन सा आवेदन है, इक्विटी शेयर का। ये हमारा आवेदन का फर्स्ट जर्नल होता है। अब हम इसी जर्नल को आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए हमने 1000 शेयर्स थे, उस पर आवेदन पर हमने 2 रुपए मांगा था, तो राशि कितनी आएगी, 2000। ये आप सबको मालूम होगा, जिस खाते को हम डेबिट करते हैं उससे संबंधित राशि को भी डेबिट किया जाता है। ये दोहरा लेखा प्रणाली के पहलू हैं, एक डेबिट पक्ष है तो दूसरा क्रेडिट पक्ष है। जिस खाते को हमने क्रेडिट किया हुआ है उससे संबंधित राशि को क्रेडिट ही लिखा जाएगा। अब हम यदि इसकी जोड़े की बात करें तो स्वाभाविक है, जब हमने राशि बैंक के रूप में प्राप्त कर ली है तो इससे हम एक अपना नया खाता बनाएंगे जिसका नाम होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी में कहा गया है कि जस्टिस जेम्स के अनुसार कि कंपनी एक सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजी को एकत्रित करती है, और वही प्रक्रिया हम कर रहे हैं। यदि हमने आवेदन की राशि प्राप्त की है तो पहला जर्नल आपने सीखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उस अकाउंट को हमने कहाँ शिफ्ट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, वही का वही अमाउंट आएगा 2000। जो हमने रिसीव किया है उसको हमने अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया है। अब जैसे हमने यहाँ नरेशन में बताया था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, ठीक वैसे ही उस मनी को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारी कैपिटल में। कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए हमारा नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये हमारे आवेदन से संबंधित 2 पेयर हो गए। अब हम आवेदन के बाद की स्थिति को आगे यदि देखें तो वो स्थिति बनती है हमारी अलॉटमेंट की, जिसको कहते हैं हम आवंटन। इसका मतलब है हमारा थर्ड जर्नल हो रहा है, जो कि हमने डेट के कॉलम में लिख दिया है। अब हम यहाँ से ये निश्चिंत हो जाते हैं कि ये 1000 पर हमें 2 रुपए यदि आवेदन मिलना था वो मिल चुका है। अब हम अलॉटमेंट पर 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, सेकेंड और फाइनल कॉल इस पर हम फिर 3 रुपए। इस तरह से हमारे 10 रुपए का बंटवारा बहुत आसानी से हो जाता है, 2 3 2 3। यदि हम इनको योग करके देखें तो हमारे शेयर की दर 10 रुपए बताई जाती है। तो हम
फाइनल कॉल। अभी हमने केवल एप्लीकेशन के 2 जर्नल देखे जो एक पेयर के रूप में थे। एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया और उस मनी को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है शेयर को अलॉट करना। अलॉट करना बोले या ये कह सकते हैं इसको ड्यू करना, कि इतनी राशि दे है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि शेयर है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिखा जाएगा। अमाउंट हमारा कुछ इस तरह से होगा, 1000 अंश थे, दर हमारी राशि की 3 रुपए थी। इस तरह से 3000 की राशि एंट्री ड्यू अमाउंट में की जाएगी। जब कभी हम कोई जर्नल लिखते हैं तो उसमें हमेशा आपको नरेशन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना नरेशन के आपकी संक्षिप्त व्याख्या का उसमें व्याख्या नहीं होती है। नरेशन मतलब किसी चीज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यदि हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम ये कह सकते हैं समता अंशों के आवंटन की राशि देय होने पर। दे मतलब अब हमने आपसे मांगा है कि इतनी राशि देय होगी। अब हम 4th नंबर की एंट्री करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ मांग रखी, कॉल किया और हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया। रिसीव होने के लिए आप सबको पता ही है कि जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो प्रत्येक कंपनी किससे बताएगी अपने जर्नल को? बैंक से, क्योंकि कैश का जो सीधा संबंध होता है वो बैंक से होता है। बैंक अलॉटमेंट अकाउंट, जो अमाउंट हमने मांग में रखा था, ड्यू करने का है, वही राशि हमें रिसीव भी हो रही है। यानी कितना अमाउंट हो गया ये? 3000। हम यहाँ फिर नरेशन देंगे कि यदि हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव किया है तो हम नरेशन में क्या शो करेंगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक बात सब ध्यान रखेंगे बच्चे कि जब कभी हम राशि प्राप्त करते हैं तो बैंक से होगी, और बैंक से होने के कारण नरेशन में हमेशा क्या लिखा जाएगा? रिसीव्ड। ये हमारे अलॉटमेंट का पेयर हो जाता है। 2 जर्नल एंट्रीज का एक जोड़ा। जैसे हमने एप्लीकेशन में पढ़ा वैसे ही हमने अलॉटमेंट में एक पेयर देखा, जो कि अलॉटमेंट मनी ड्यू को बताया और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड को बताया। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट कॉल यदि हम ड्यू करेंगे बिल्कुल इसी की समान होगी, इसी की तरह होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह हमारी कॉल कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट कॉल, जिसको हम हिंदी में प्रथम याचना या प्रथम मांग के रूप में जानते हैं। हमारा जर्नल बनेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप यहाँ देख रहे होंगे किसी भी तरह से कोई अंतर नहीं है जर्नल में। जैसा हमने अलॉटमेंट पर ड्यू किया ठीक उसी तरीके से हम फर्स्ट कॉल मनी को भी ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन यदि हम लिखना चाह रहे हैं तो ड्यू नरेशन होगा। ड्यू के लिए जिस ढंग से आपने शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू लिखेंगे आप।
अब यहाँ अमाउंट देखना है आपको। हमने अभी आपको क्वेश्चन यहाँ बताया था कि एप्लीकेशन हमने 2 रुपए मांगा है, अलॉटमेंट हमारा 3 है, फर्स्ट कॉल हमारा 2 है और सेकंड फाइनल कॉल हमारा फिर से 3 है। इसका मतलब है जब हम फर्स्ट कॉल मनी लेंगे तो उसकी दर कितनी दिख रही है यहाँ 2, यानी 1000 शेयर और उसकी दर है 2। कितना अमाउंट मांग रहे हैं हम कंपनी से, जनता से? फर्स्ट कॉल का 2000, 2 रुपए उसकी दर थी, 1000 उसके अंश थे। यहाँ हमने ड्यू किया। जैसे हम ड्यू करते हैं हमारा अगला स्टेप होता है कि अगला जर्नल होता है रिसीविंग का। जर्नल का फॉर्मेट बनाते समय हमेशा पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए जिसमें आपके जर्नल्स इजीली आ सकें। रिसीव करने के लिए आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करेंगे। जो मनी हमने यहाँ ड्यू किया था फर्स्ट कॉल में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल में शिफ्ट करने के लिए हमने इतनी मांग राशि दे रखी थी, वो राशि हमको प्राप्त होने पर हमारा जर्नल बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरह से आपका थर्ड पेयर, ये जोड़ा 5 और 6वें नंबर का आपका फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट के लिए बन जाता है। नरेशन आपका बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड लिखा जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि जब जब बैंक आएगा इट मीन्स कि आप अपने अमाउंट को रिसीव करने का काम कर रहे हैं। अमाउंट आप लिखेंगे 2000 जो भी अपन ने ड्यू में लिखा, क्योंकि जितनी राशि मांगी जा रही है उतनी पूरी की पूरी राशि आपको प्राप्त भी हो रही है। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अनुसार कि हमने यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा था 3 रुपए। ये 3 रुपए को अब हमें ड्यू करना है और रिसीव। इसका मतलब हमारा 7वां जर्नल और 8वां जर्नल और होगा जो कि ठीक इसके आगे होगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। आपने अभी देखा 1000 शेयर थे और उसकी जो कॉस्ट थी रेट वो 3 रुपीज थी, यानी आपका अमाउंट कितना हो जाता है 3। ठीक, अब हम नरेशन देंगे इसका। अगेन वी विल यूज, दोबारा वही नरेशन लिखेंगे इसके लिए। ड्यू बीइंग इक्विटी शेयर, कॉल चेंज हो रही है आपकी जिसको अपन मांग या याचना बोल रहे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब आपको नरेशन और ज्यादा क्लियर करना है कि जब कभी हमें बैलेंस शीट बनानी है या कैश बुक बनानी है तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा हमें अंशों की संख्या को भी नरेशन में लिख देना चाहिए। उससे हमारा कैलकुलेशन जो है बैलेंस शीट का वो क्लियर मिल जाता है कि इतने अंशों को अधिकृत किया है, इतने का निर्गमन, इतने की प्राप्ति। और नरेशन से हमारी संक्षिप्त व्याख्या पता पड़ जाती है। अब हम इसका लास्ट जर्नल कर रहे हैं जो हमने अपना एक एग्जाम्पल लिया था सारी किस्तों में राशि को दे करने का। यहाँ हम ले रहे हैं कि हमारी राशि किसमें प्राप्त हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सी कॉल हमने ड्यू की है यहाँ पर, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सभी बच्चे इनको ध्यान से समझ लें, ये आपके बेसिक इक्वेशंस या बेसिक जर्नल्स कहलाते हैं।
जो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में करने ही है कि जर्नल आपका ड्यू रिसीट, ट्रांसफर ड्यू रिसीट, ये आपकी एक प्रोसेसिंग होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो हमने राशि ड्यू की है स्वाभाविक रूप से वही प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसमें किसी तरह की ना मांगी गई राशि या दत्त पूंजी के बारे में जानकारी नहीं है। हमारा नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से आपका एक जर्नल आपने सीखा जो सामान्य तौर पर कंपनी अपने अंश पूंजी को एकत्रित करने के लिए जनता से अंशों पर मांग राशि प्रस्तुत करती है। इसको हमने मूलतः 5 किस्तों में पढ़ा है: आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये किस्त यदि, अब आपके प्रश्न में थोड़ा सा चेंज आता है जो आपको गत वर्ष प्रश्न पत्र में आया था वार्षिक परीक्षा में, कि यदि इन जर्नल के आधार पर आप प्रत्यक्ष रूप से या सीधे ही रोकड़ बही में अपनी खतौनी करें तो जर्नल प्रविष्टियां क्या होंगी। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों की राशि से संबंधित जर्नल प्रविष्टियों के साथ साथ आप सीधे ही उनका लेखा रोकड़ बही में करते हो तो क्या जर्नल प्रविष्टियां होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ इतने जर्नल किए, क्योंकि 4 किस्त थी तो 4 × 2 यानी 8 आपके जर्नल्स हुए। हर एक किस्त के पेयर थे, 2-2 जर्नल का एक जोड़ा। यदि हमें इस विधि का उपयोग करना कहा जाए कि सीधे ही रोकड़ बही में करना है, इसका मतलब है कि बैंक जहां आपको दिख रहा है, पहली एंट्री में बैंक है, आप लोग रजिस्टर में करिए, आप लोग रजिस्टर में इस जर्नल को दोहराइएगा कि जितने भी बैंक से संबंधित एंट्रीज हैं उन एंट्रीज को हम इस जर्नल में ना करके डायरेक्ट किस में करेंगे, कैश बुक में। अब कैश बुक में बनाने के लिए आप ये 11th में सीख चुके हैं कि एक कैश बुक प्राप्ति और भुगतान पक्ष को बताता है। यदि हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक ऑलवेज शोज ऑन बैंक कॉलम। ये केवल किस कॉलम को प्रस्तुत कर रहा है, बैंक, क्योंकि हमारी कंपनी ने बैंक से संबंधित एंट्रीज की हुई हैं और अब हम उन एंट्रीज को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये फॉर्मेट होता है कैश बुक का सामान्य रूप से। एक प्राप्ति पक्ष होता है तो दूसरा भुगतान, रिसीव्स और पेमेंट्स। अब हमें केवल इतना करना है कि ये जो जर्नल है, जर्नल से हमें कैश बुक में बैंक से संबंधित प्रविष्टियों को ट्रांसफर करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विगत 2 वर्षों में आपको एग्जाम में पूछा गया है कि जब रोकड़ बही रखी जाए तब आप जर्नल किस तरह से करेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बैंक से संबंधित प्रविष्टियों को अब हम जर्नल में नहीं करेंगे बल्कि कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। यहाँ देखेंगे आप, अभी हमने बैंक से संबंधित पहला जर्नल किया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब आपको इस मेथड का प्रश्न दिया जाएगा तो आपको ये बैंक की एंट्री नहीं करनी है। ये मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, ध्यान से सुने सब बच्चे और इसको लिखें। कुछ बच्चे रजिस्टर में लिख नहीं रहे हैं, रजिस्टर निकालिए और उसमें जर्नल एंट्रीज लिखिए। आप सारे बच्चे जर्नल करिए, रजिस्टर खोलिए आप लोग।
अभी हमने जो एक सामान्य मेथड देखी थी उसको एप्लीकेशन को पेयर में किया, अलॉट को किया, फर्स्ट कॉल को किया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल को किया। अब हम इसी प्रश्न को एक विधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से बात दोहरा रही हूँ, अभी भी पीछे बच्चे कुछ रजिस्टर नहीं निकाल रहे, कॉपियां निकालें और उसमें अपने क्वेश्चंस को करना शुरू करें। और उसमें आप देखिएगा कि बैंक अकाउंट से संबंधित प्रविष्टि को हमें लिखना है। जर्नल से लेजर बनाने का एक नियम आपको सबको ध्यान में लाना होगा कि जिस खाते को हम बनाते हैं, मैं दोहरा रही हूँ यहाँ पर, कि जिस खाते को हम बनाते हैं ठीक उसके विपरीत वाले पक्ष को ठीक उसके विपरीत में लिख देते हैं। ये खतौनी करने का एक नियम है। जिस खाते का हम निर्माण कर रहे हैं उस खाते के ठीक विपरीत पक्ष वाले खाते को उसके विपरीत में लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। इस खाते को हम क्या कर देंगे? डेबिट। अब देखेंगे हम यहाँ कैश बुक से एंट्री यदि होती है तो हम किस साइड लिखेंगे? नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि ये कॉलम भी क्या बता रहा है? डेट को। ये कॉलम क्या बता रहा है? पर्टिकुलर्स को। वाउचर नंबर LF, यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा, राशि जिसे कहेंगे। फिर से ही कॉलम दोहराए जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ये कॉलम्स होंगे। इसका मतलब है आप एंट्री क्या कर रहे हैं? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक इसी तरह से हम दूसरा जर्नल करेंगे जहां पर हमको फिर बैंक अकाउंट दिख रहा है। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, 4th नंबर के जर्नल में आपको बैंक दिख रहा है। इसके अपोजिट क्या है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हमारा सेकेंड जर्नल हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह से आपका थर्ड जर्नल होगा। थर्ड जर्नल आपको 6th नंबर पे मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक इसी तरह से आपका 4th नंबर का एंट्री होगी, वो आपको 8th नंबर पर दिखेगा। 8th नंबर पर क्या दिख रहा है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आपकी एंट्री टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से आप कैश बुक में सारे जर्नल से संबंधित जो जो बैंक में आए हैं उनकी प्रविष्टि के आधार पर आप इस कैश बुक में उनकी पोस्टिंग, जिसे अपन खतौनी कहते हैं, कर देते हैं। अब हमने देखा था कि फर्स्ट जो हमारा जर्नल था एप्लीकेशन का, उसमें हमारा शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट था 2000, सब बच्चों के पास होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका 3000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2000 और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल फिर से 3000। ये हमारी राशियां बैंक में रखी गई। अब हम यहाँ 2, 3, 5, 7 और 10 टोटल हमारा बैंक का कितना अमाउंट हो जाता है? 10,000, जो कि हमें जनता से प्राप्त हुआ। ये 10,000 हम अपनी बुक को बंद करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, एक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे कहते हैं बैलेंसिंग करना, संतुलित। और संतुलित करने के लिए डेबिट पक्ष में जब आपका योग 10,000 दिख रहा है, इसका मतलब इतनी राशि आपने बैंक के रूप में कलेक्ट कर ली शेयर कैपिटल के फॉर्म में। ये 10,000 बैलेंस शीट में बैलेंस के रूप से जाएगा। 10,000 बैंक बैलेंस। यहाँ हमारी कैश बुक हो जाती है क्लोज 10,000 से।
ये कौन सी मेथड का क्वेश्चन किया आपने? जब कभी कंपनी जनता में अंशों को जारी करे, उस पर कुछ निश्चित राशि से निश्चित किश्तों में भुगतान प्राप्त करे और यदि इसका लेखा प्रत्यक्ष रूप से रोकड़ बही में किया जाए तो ऐसी स्थिति में आपकी जनरल प्रविष्टियां और रोकड़ बही क्या होगी? रोकड़ बही आपने अभी बनाई, केवल वो एंट्रीज ली हैं जो आपने बैंक से संबंधित रिसीव की थी। बाकी जितनी 4 एंट्रीज होंगी वो चारों की चारों प्रविष्टियां, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, इन सब एंट्रीज को आप एज इट इज यानी इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। 4 एंट्रीज आपके ड्यू और रिसीव की इधर आएंगी ट्रांसफरिंग की, बाकी जितनी बैंक से संबंधित प्रविष्टियां होंगी वो सारी की सारी आपकी कहाँ होंगी? कैश बुक यानी बैंक कॉलम। अब आपको मैं कंपनी का अगला चरण यानी अगला स्टेप बताती हूँ, जो 2 नामों से जाना जाता है। एक अति अभिदान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, थ्योरी आती है इससे संबंधित। अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको अपन न्यूनतम भी बोल सकते हैं, न्यूनतम अभिदान। और दूसरा हिस्सा है इसका अधिकतम। अधिकतम न्यूनतम बोले या अति अल्प बोले, एक ही बात है। आपकी बुक में सामान्यतः है अति और अल्प वर्ड का उपयोग किया गया होगा इन शब्दों का। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अति और अल्प नाम से क्लियर होती है इनकी परिभाषाएं। अति मतलब जो सामान्यतः प्रार्थित संख्याओं से अधिकतम आवेदन आपको प्राप्त हो गए हों, उसे हम अति अभिदान कहेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि ए कंपनी 1000 अंशों का निर्गमन जनता में यानी पब्लिक में करती है और उनके पास आवेदन 1200 अंशों के लिए आ जाते हैं। ये स्थिति बाजार में कब उत्पन्न होती है? जब कभी हम देखें कि बाजार में उस कंपनी की मांग बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके नाम से उसके अंशों को बिकने में सहायता मिल जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे निर्धारित किए गए अंश जो कि हमने इशू किए गए, इशू यानी निर्गमित, उनसे यदि अधिकतम संख्या में राशि या अंशों की संख्या प्राप्त होती है तो इस दशा को हम अति अभिदान कहते हैं। आई रिपीट, मैं इसको दोबारा दोहरा रही हूँ। अति अभिदान कंपनी की वह स्थिति है जब कभी कंपनी द्वारा जनता में निर्धारित किए गए निर्गमित अंशों की संख्या से अधिकतम अंशों की संख्या प्राप्त होती है। इसे हम क्या बोलेंगे? अति अभिदान। ये सब बच्चों को याद हो गया होगा और याद होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति ठीक इसके विपरीत बनती, अल्प। अल्प यानी हमने केवल 1000 अंशों का निर्गमन जनता में किया और हमारे पास आवेदन मात्र 800 अंशों के लिए आए। अभी मैंने आपको एक स्कूल में एडमिशन के दौरान एक उदाहरण समझाया था कि मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट की संख्या निर्धारित 1000 होनी थी, हमारे पास आवेदन आए 1200। ये जो 200 अतिरिक्त आ गए, कितने आए इसमें? 200 अतिरिक्त। इन 200 को हम क्या करें? इनको वापस कर दें या वेट करने बोले?
या इनमें एडजस्ट कर दें। ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एडजस्ट मतलब समायोजन करना होता है। या फिर हम इनमें कौन सा तरीका अपनाएं जिनसे ये 1200 की जगह हम केवल 1000 को ही निर्धारण में करें। इसके लिए तरीके हम अपनाते हैं कि जिनके प्रतिशत अधिक है उनको हम प्राथमिकता दे दें, या जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको हम रखें, बाकियों को हम वापस कर दें। यही तरीके हो सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ कंपनी भी करती है। कंपनी जब निर्धारित अंशों को संख्या जारी कर रही जनता में और कम आए तो यहाँ कोई समस्या नहीं। जितना आया है उन सबको हम क्या कर देंगे, अलॉट। ये वर्ड अभी आपको पढ़ाया मैंने। अलॉट के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं सब्सक्राइब, यानी आवेदन किया और हमने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, प्रार्थित। ये दो स्थितियां हैं। इन दो स्थितियों से संबंधित आपको एक तो शॉर्ट नोट आता है कि निम्न को समझाइए, अति अभिधान और अल्प अभिधान। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका डिफरेंस का, जिसको हम बोलते हैं अंतर। ये एग्जाम में आता है कि अति अभिधान और न्यूनतम अभिधान या अल्प अभिधान में क्या अंतर है। आपने समझ लिया, अति अभिधान कंपनी की वह स्थिति है जो निश्चित या निर्धारित किए गए अंशों की संख्या से अधिकतम अंश प्राप्त करती है। अल्प अभिधान ठीक इसके विपरीत की दशा है, निर्धारित निर्गमित किए गए अंशों की संख्या से कम अंशों पर राशि प्राप्त होती है। उसे हम न्यूनतम अभिधान के नाम से जानते हैं। इनसे संबंधित जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक नई स्थिति का निर्माण होता है। उसे कहते हैं हम आवंटन या अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट भी दो तरीके से होता है। या तो हो सकता है प्रोरेटा, इसको हिंदी में बोला जाता है आनुपातिक आवंटन, और दूसरा होता है एट विल। एट विल आप समझ रहे होंगे, इच्छानुसार आवंटन। इच्छानुसार आवंटन ये हो सकता है या तो फुल्ली, पूर्णतः, या फिर होता है पार्टली, आंशिक। इस अलॉटमेंट को करते समय यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि आनुपातिक आवंटन क्या होता है। आनुपातिक आवंटन ठीक वही दशा है जैसा आपने कंसाइनमेंट के दौरान पढ़ा। प्रेषण में आपने पढ़ा होगा कि इतना अनुपात के अनुसार यदि हम 100 पर इतना खर्च कर रहे हैं तो 50 पर कितना करेंगे। इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट या प्रोरेटा। इस प्रोरेटा अलॉटमेंट से संबंधित हम आगे इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझेंगे। आपके सिलेबस में अति अभिधान की स्थिति सामान्यतः सैद्धांतिक रूप से दी गई है, और न्यूमेरिकल्स हमको जो करने हैं वो अंडर सब्सक्रिप्शन के करने हैं या सामान्य प्रोसेस के करने हैं।